टेस्ट योर नॉलेज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एंटिटीज का फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च के दिन। व्हाट आर द रिपोर्टिंग पीरियड, कौन सा रिपोर्टिंग पीरियड होगा जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो आप कंडेंस बोलो या तो कंप्लीट बोलो इन द इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ द एंटिटी एज ऑन 30 सितंबर 2021, यानी 30 सितंबर 2021 का इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाना है। आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड इफ, अगर एंटिटी पब्लिश करे इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वार्टरली, अगर एंटिटी पब्लिश करे इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हाफ ईयरली। एज पर द पैरा 20 ऑफ द इंड एस 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या बोल रहा है, तो इंटरिम रिपोर्ट इंक्लूड करता है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या तो वो कंडेंस हो सकता है या तो कंप्लीट हो सकता है फॉर द पीरियड एज फॉलोज। बैलेंस शीट देनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द करंट इंटरिम पीरियड की, एंड कंपैरेटिव बैलेंस शीट देनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देना पड़ेगा फॉर द करंट इंटरिम पीरियड का, एंड क्यूमुलेटिव फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट, मतलब ईयर टू डेट का देना पड़ेगा, मतलब जब से लेके ईयर स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेके जब तक क्वार्टर कंप्लीट हुआ है वहाँ तक का। विद कंपैरेटिव स्टेटमेंट देना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर कंपेरेबल इंटरिम पीरियड के लिए, करंट या तो करंट एंड ईयर टू डेट, मतलब दोनों देना पड़ेगा, करंट भी देना पड़ेगा ईयर टू डेट भी देना पड़ेगा ऑफ द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। स्टेटमेंट ऑफ द चेंजेस इन द इक्विटी देना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट का, मतलब ईयर टू डेट करंट के करंट का देना पड़ेगा। विद द कंपेरेटिव देना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ द कंपेरेबल ईयर टू डेट, मतलब उसका ही कंपेरेबल ईयर टू डेट देना पड़ेगा फ्रॉम द इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो क्यूमुलेटिव देना पड़ेगा फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट विद द कंपेरेटिव देना पड़ेगा उसके साथ स्टेटमेंट ऑफ द कंपेरेबल ईयर टू डेट का देना पड़ेगा, वो भी इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। अकॉर्डिंग टू द पीरियड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड इन प्रोवाइडिंग देयर इन बिलो। कैसे देंगे हम लोग, तो यहाँ पर दिया गया है हमको, तो पहले के अंदर अगर क्वार्टर वाइज देना होगा तो कैसे देंगे हम लोग, तो बैलेंस शीट एट कब की देंगे हम लोग, 30 सितंबर 2021 के देंगे। अगर यहाँ पर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड एंड हो रहा है कब, 30 सितंबर 2021, तो बैलेंस शीट कब की देंगे हम लोग, तो बैलेंस शीट देंगे हम लोग 30 सितंबर 2021 की। और उसके अगर इसमें कंपैरिजन कब का देंगे, 31 मार्च 2021 का, मतलब प्रीसीडिंग का एंड देना है जब बैलेंस शीट बन रही थी 31 मार्च 2021। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो 3 मंथ का एंड डेट हम बनाएंगे 30 सितंबर 2021 का, मतलब यहाँ पर 30 सितंबर 2021 का जो एंड हो रहा है उसका 3 महीने का बनाएंगे हम लोग। और कंपैरिजन उसका देंगे 30 सितंबर 2020 का, मतलब उसके प्रीसीडिंग का जो भी क्वार्टर आ रहा था 3 महीने का, वो यहाँ पर देंगे। 6th मंथ का बनाएंगे हम लोग, ये ईयर टू डेट हो गया। ये 6th मंथ का कब तक का, एंडेड 30 सितंबर 2021, मतलब एक चाल से लेके कब तक का होगा, ये एक चाल से लेके 30/9 तक का होगा, ये 2021 का ईयर होगा। और 6th मंथ का उसका भी कंपैरिजन देंगे जब ईयर एंड हो रहा है 30 सितंबर 2020 का, मतलब ये भी 6 मंथ का बनेगा, 1/4/2020 से लेके 30/9/2020 तक का ये कंपैरिजन होगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन द इक्विटी क्या कब का देंगे, तो ईयर टू डेट का ही देंगे, तो यहाँ पर 30 सितंबर 2021 एंड हो रहा है क्वार्टर, तो 6 मंथ का यहाँ पर बनाएंगे 1/4/2021 से लेके 30 सितंबर 2021 का बनाएंगे। और इसका ही कंपैरिजन देंगे इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर के अंदर का जो भी वो क्वार्टर आ रहा था उसका कंपैरिजन देंगे, मतलब 1/4/2020 से लेके 30 सितंबर 2020 तक का देंगे हम लोग। स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लोज देखेंगे तो ये भी 6 मंथ का बनेगा 30 सितंबर 2021 से लेके उसका कंपेरिजन देंगे हम लोग 6 मंथ का कब तक का, 30 सितंबर 2020 का, मतलब 1/4/2021 से लेके 1/4/2021 से लेके 30/9/2021 तक का देंगे। और उसी का कंपैरिजन देंगे हम लोग 6 मंथ का जो कि प्रीसीडिंग ईयर में आ रहा था, तो वहाँ पर क्या आएगा 1/4/2020 से लेके 30 सितंबर 2020 ये आएगा यहाँ पर। अगर हाफ ईयरली बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो 30 सितंबर 2021 अगर इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है तो बैलेंस शीट कब कब की देंगे हम लोग, तो 30 सितंबर 2021 की देंगे, एज वेल एज 31 मार्च 2021 का कंपैरिजन देंगे हम इसके साथ। और अगर हम लोग देखें स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो कब का देंगे, तो 6 मंथ एंडिंग 30 सितंबर 2021, मतलब 1/4/2021 से लेकर 30 सितंबर 2021 का देंगे, मतलब 30/9/2021 तक का देंगे। और उसका कंपैरिजन भी 6 महीने का देंगे 1/4/2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 का। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द चेंजेस इन द इक्विटी भी 6 मंथ एंडेड देंगे, तो 30 सितंबर 2021 का। और उसका कंपैरिजन भी 6 मंथ एंडेड देंगे 30 सितंबर 2020 का। स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लोज भी कैसे देंगे, 6 मंथ एंडिंग 30 सितंबर 2021 और 6 मंथ एंडिंग 30 सितंबर 2020, ये इसका कंपैरिजन देंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नारायण लिमिटेड प्रोवाइड कर रही है हमको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड वो आस्क कर रही है हमको कैलकुलेट करने के लिए टैक्स एक्सपेंसेस फॉर द ईच क्वार्टर। अज्यूम करना है कि देयर इज नो डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं है एस्टिमेटेड टैक्स इनकम के अंदर एंड एस्टिमेटेड अकाउंटिंग इनकम के अंदर। एस्टिमेटेड ग्रॉस एनुअल इनकम हमको दे दिया है 33 लाख रुपीज़ का, जिसके अंदर बोला गया है कि यहाँ पर इंक्लूडेड है एस्टिमेटेड कैपिटल गेन 8 लाख रुपये का। एस्टिमेटेड इनकम क्वार्टर 1 की कितनी है 7 लाख रुपये, क्वार्टर 2 की 8 लाख रुपये, क्वार्टर 3 की जिसके अंदर ये कैपिटल गेन हुआ है वो कितना है 8 लाख रुपये का, जो कि कितनी है 12 लाख रुपए की पूरे क्वार्टर की इनकम है, जिसमें से 8 लाख रुपए क्या है तो ये कैपिटल गेन का है। क्वार्टर 4 का देखेंगे तो 6 लाख रुपये से टैक्स रेट दे दिया गया। कैपिटल गेन के ऊपर 12% लगता है, अदर इनकम के ऊपर फर्स्ट 5 लाख के ऊपर 30% और बैलेंस के ऊपर 40% लग रहा है। एज पर द पैरा 30C ऑफ द इंड AS 34 इंट्रीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इनकम टैक्स का एक्सपेंस जो होता है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं हर इंट्रीम पीरियड के अंदर बेस्ड ऑन द बेस्ट एस्टिमेट वेटेड एवरेज एनुअल इनकम टैक्स रेट के हिसाब से एक्सपेक्टेड फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर के, जो फुल फाइनेंशियल ईयर पर लग रहा है उसके हिसाब से। अगर डिफरेंट इनकम टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है तो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द इनकम के ऊपर अगर डिफरेंट टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है सच एज कैपिटल गेन या तो इनकम अर्नड इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, तो उसके अंदर एक्सटेंड किया जाता है प्रैक्टिकेबल टू द एक्सटेंड प्रैक्टिकेबल। जब तक प्रैक्टिकल होता है हमको सेपरेट रेट लगाना पड़ता है टू ईच इंडिविजुअल कैटेगरी ऑफ द इंट्रीम पीरियड प्री टैक्स इनकम। इंट्रीम के ऊपर मतलब जिसका जो टैक्स लग रहा होगा, मतलब कैपिटल गेन के ऊपर जितना टैक्स लग रहा होगा उसके ऊपर उतना लगाएंगे, और जो अदर इनकम्स जो भी है उसके ऊपर जितना लग रहा होगा उसके हिसाब से वहाँ पर टैक्स लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो एस्टिमेटेड एनुअल इनकम एक्सक्लूसिव ऑफ द एस्टिमेटेड कैपिटल गेन उसको हटा के देखेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 33 लैक्स की थी, उसमें से 8 लाख माइनस करेंगे तो 25 लाख हो गया। ये 25 लाख के ऊपर तो हमारा स्लैब के हिसाब से लगेगा, जो कि हमारा फर्स्ट 5 लाख के ऊपर कितना है 30% है। तो यहाँ पर 5 लाख का 30% करेंगे तो 1,50,000 आ गया। आप रिमेनिंग कितना बचा था 25 में से 5 गया तो 20 बचा, 20 के ऊपर 40% करेंगे तो 8 लाख आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास निकल के आ जाएगा 9,50,000 वेटेड एवरेज एनुअल टैक्स रेट निकाली के 9,50,000 को डिवाइड करेंगे 25 लाख से तो कितना आएगा 38% आएगा। टैक्स एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे हर क्वार्टर के अंदर, तो क्वार्टर 1 के अंदर 7 लाख जो हमारा था वो क्या था 7 लाख हमारा एस्टिमेटेड इनकम थी क्वार्टर 1 के अंदर। क्वार्टर 2 के अंदर 8 लाख रुपए थी, तो 7 लाख का 38% करेंगे तो 2,66,000 आ जाएगा टैक्स एक्सपेंसेस। और क्वार्टर 2 के अंदर देखेंगे तो 38% 3,04,000 आ जाएगा। क्वार्टर 3 के अंदर से ये 8 लाख रुपए निकालने पड़ेंगे, 12 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 12 में से 8 निकालेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 38% से तो हमारे पास कितना बचेगा 1,52,000 हमारे पास निकल के आ जाएगा। उसके बाद 8 लाख जो बचा 8 लाख के ऊपर कौन सा आएगा, ये 8 लाख के ऊपर कैपिटल गेन का था तो 12% लग रहा है यहाँ पर, तो 8 लाख का 12% करेंगे तो 96,000 आ जाएगा। तो टोटल हमारा देखेंगे तो क्वार्टर 3 के अंदर 2,48,000 का टैक्स निकल के आ जाएगा। क्वार्टर 4 के अंदर देखेंगे तो 6 लाख का मल्टीप्लाई करेंगे 38% से, 6 लाख का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 38% से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2,28,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल हमारा कितना निकल के आ जाएगा टैक्स का एक्सपेंसेस 10,46,000 का निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एन एंटिटी रिपोर्ट कर रही है क्वार्टरली अर्निंग 1,50,000 प्री टैक्स प्रॉफिट का इन द फर्स्ट क्वार्टर बट एक्सपेक्ट टू इनकर्ड द लॉस 50,000 ईच क्वार्टर ईच 3 क्वार्टर। मतलब पहले तो 1,50,000 रुपये पहले प्री टैक्स फर्स्ट क्वार्टर के अंदर कमा लिया, और फिर बाद में जो 3 क्वार्टर बचा उसके अंदर लॉस हुआ है 50,50 का ईच, मतलब 3 करेंगे तो 1,50,000 का लॉस हो गया टोटल में तीनों क्वार्टर का मिला के, और क्वार्टर 1 के अंदर 1,50,000 का प्रॉफिट है। तो द एंटिटी operates in the jurisdictions in which its estimated average annual income tax rate कितना 30% है। तो मैनेजमेंट बिलीव कर रहा है कि जो एंटिटी है वो ज़ीरो इनकम के अंदर आ रही है फॉर द ईयर। इट्स क्यों ज़ीरो इनकम के अंदर, क्योंकि 1,50,000 कमा लिया और 1,50,000 का लॉस कर लिया तो क्या हो गया ज़ीरो हो गया, इस वजह से मैनेजमेंट ऐसा बोल रहा है। इस वजह से जो इनकम टैक्स का एक्सपेंस है फॉर द ईयर वो ज़ीरो हो जाएगा हमारा। तो स्टेट करके बताइए वेदर जो मैनेजमेंट का व्यू है क्या वो करेक्ट है, क्या वो करेक्ट नहीं है। अगर नहीं है तो बताइए कैलकुलेट करके कि टैक्स एक्सपेंसेस कितना निकलेगा हर क्वार्टर के लिए एज वेल एज फॉर द ईयर एज फॉर द इंड AS 34 के हिसाब से। इलस्ट्रेशन एज इलस्ट्रेटेड, जो इलस्ट्रेटेड किया गया था हमको पैरा 30C के अंदर ऑफ द इंड AS 34 इंट्रीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इनकम टैक्स का एक्सपेंसेस होता है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है हर इंट्रीम पीरियड के अंदर बेस्ड ऑन द बेस्ट एस्टिमेट करके। कौन कैसे हम लोग करते हैं उसको वेटेड एवरेज एनुअल इनकम टैक्स रेट निकाल के एक्सपेक्टेड फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर, जो कि फुल फाइनेंशियल ईयर के ऊपर एक्सपेक्ट किया जाता है। अकॉर्डिंगली द मैनेजमेंट कंटेंशंस दैट द सिंस द नेट इनकम फॉर द ईयर विल बी ज़ीरो, नेट इनकम जो है वो ज़ीरो हो रही है तो कोई भी इनकम टैक्स एक्सपेंसेस चार्ज नहीं किया जाएगा क्वार्टर के अंदर इन द इंट्रीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये जो है ये करेक्ट नहीं है। सिंस जो मैनेजमेंट कर रही है ये करेक्ट नहीं है। सिंस द इफेक्टिव टैक्स रेट और या तो एवरेज एनुअल इनकम टैक्स रेट
इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, कितना दिया गया है वो 30% दिया गया है। द इनकम टैक्स एक्सपेंसेस को उस हिसाब से हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ईच इंटरिम क्वार्टर के अंदर बेस्ड ऑन द रेट जो भी हमको दिया गया है 30% उसके हिसाब से। द फॉलोइंग टेबल हमको बता रहा है करेक्ट इनकम टैक्स एक्सपेंसेस क्या निकल के आएगा जो कि रिपोर्ट किया जाएगा ईच क्वार्टर के अंदर अकॉर्डिंग विद द इंड AS 34 के हिसाब से। क्वार्टर 1 के अंदर कितना है प्री टैक्स अर्निंग 1,50,000 का है। इसके ऊपर इफेक्टिव टैक्स रेट कितना निकलेगा 30% जो हमको दिया गया है, तो इसके ऊपर 30% लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 45,000 आ जाएगा। तो ये हमारा टैक्स एक्सपेंस हो जाएगा। सेकंड क्वार्टर के अंदर 50,000 का लॉस है, थर्ड में भी 50,000 और फोर्थ में भी 50,000, तो उसके ऊपर 30% लगाएंगे तो नेगेटिव के अंदर 15 लगेंगे टैक्स एक्सपेंसेस, तो एनुअल जीरो हो जाएगा। तो एनुअल इफेक्ट वैसे की वैसे ही रहेगी, सिर्फ दिखाना ऐसा होगा हमको। ड्यू टू द डिक्लाइन इन द मार्केट प्राइस इन द सेकंड क्वार्टर, डिक्लाइन हो गई है मार्केट प्राइस सेकंड क्वार्टर के अंदर। हैप्पी इंडिया लिमिटेड इनकर्ड कर रही है इन्वेंटरी लॉस। द मार्केट प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू द प्रीवियस लेवल बाय द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर पे हमारा मार्केट प्राइस जो है वो जितना पहले था वैसा आ जाएगा। एट द एंड ऑफ द ईयर डिक्लाइन हैड नॉट रिवर्स, एंड ऑफ द ईयर पे डिक्लाइन रिवर्स नहीं हुआ। व्हेन शुड द लॉस बी रिपोर्टेड इन द इंटरिम स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे हम लोग इस लॉस को रिपोर्ट करेंगे इंटरिम स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द हैप्पी इंडिया लिमिटेड का। तो जो लॉस है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ द ईयर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, डिक्लाइन बोल रहा था वो मार्केट प्राइस सेकंड क्वार्टर के अंदर, सेकंड क्वार्टर के अंदर ही हुआ है, तो जब हुआ है तभी हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको सेकंड क्वार्टर के अंदर ही रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा लॉस को। एंड एंटिटीज़ अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, बट इट्स टैक्स ईयर एंड कर रहा है 31 मार्च। द एंटिटी पब्लिश्ड करिए उसका इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर ईच क्वार्टर ऑफ द ईयर एंड 31 दिसंबर 2019। मतलब अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है 31 दिसंबर के दिन हो रहा है, लेकिन जो टैक्स का ईयर है वो 31 मार्च का है। एंड एंटिटी पब्लिश कर रही है उसकी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हर क्वार्टर के लिए। एंड कब हो रहा है वो 31 दिसंबर 2019। मतलब क्वार्टर कैसे चलेगा, जनवरी से स्टार्ट होगा, जनवरी फरवरी और मार्च, ये ऐसा 3 क्वार्टर बनेगा। फिर मार्च के बाद अप्रैल मई जून, इसका एक क्वार्टर बनेगा, वैसा चलेगा। तो वैसा 4 क्वार्टर बनेंगे। तो एंड होगा वो 31 दिसंबर 2019 को। द एंटिटीज़ प्रॉफिट बिफोर द टैक्स कितना है, स्टेडी रह रहा है, 10,000 रह रहा है हर क्वार्टर के अंदर। एंड उसका एस्टिमेटेड इफेक्टिव टैक्स रेट 25% निकल के आ रहा है फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 एंड 30% फॉर द ईयर एंड 31 मार्च। 2 टैक्स रेट निकल के आ रहा है, एक 25% और एक कितना परसेंट निकल के आ रहा है, 30% निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों फाइनेंशियल ईयर जो है वो चेंज हो रहे हैं इस वजह से। हाउ the tax rate charge would be calculated for the year 2019 and its quarter। कैसे हम लोग इसको चार्ज करेंगे, तो टेबल शोइंग द कंप्यूटेशंस ऑफ द टैक्स चार्ज कैसे चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर क्वार्टर 1 चुके एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 को, क्वार्टर एंडिंग 30 जून 2019, क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर 2019 और क्वार्टर एंडिंग 31 दिसंबर 2019, ये हम लोग बनाएंगे। और एक ईयर एंड 31 दिसंबर 2019 का कॉलम बनाएंगे। इसके अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाएंगे हम लोग, सबके अंदर 10-10 हज़ार रुपये है, तो 10-10 हज़ार रुपये लिख देंगे। और ईयर एंड के अंदर टोटल करके लिख देंगे 40,000। टैक्स चार्ज कितना करेंगे, तो पहले 25% है, कब तक मार्च 2019 तक 25% है। तो पहले क्वार्टर जो मार्च 2019 के अंदर एंड हो रहा है उसका अंदर 10,000 का 25% करेंगे तो 2500 का टैक्स चार्ज आ जाएगा, तो माइनस कर देंगे तो 7,500 बचेगा। सेकंड क्वार्टर के अंदर देखेंगे तो फिर कितना हो गया टैक्स रेट, 30% हो गया। तो आप सब में 30% लगाएंगे तो 10,000 का 30% करेंगे तो 3,000 तीनों क्वार्टर में लाएंगे तो, और फिर माइनस कर देंगे तो 7,000 बचेगा। और टोटल करेंगे तो 11,500, 40 में से माइनस करेंगे तो 28,500 हो जाएगा। सिंस द एंटिटी अकाउंटिंग ईयर इज नॉट सेम, एंटिटी का अकाउंटिंग ईयर सेम नहीं है एज द टैक्स ईयर, तो मोर देन 1 टैक्स रेट जो है वो अप्लाइड करना पड़ेगा ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अकॉर्डिंगली जो एंटिटी है वो अप्लाइड करेगी इफेक्टिव टैक्स रेट फॉर ईच इंटरिम पीरियड टू द प्री टैक्स रिजल्ट फॉर दैट पीरियड। मतलब जिस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, मतलब जिस जो रेट आ रहा है जो फाइनेंशियल ईयर का, वो फाइनेंशियल ईयर का रेट लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो पहले क्वार्टर के अंदर 25 और दूसरे क्वार्टर के अंदर से फिर कितना हो गया 30 हो गया, तो 30% लगाएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। PQR लिमिटेड प्रिपेयर कर रही है उसका इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द क्वार्टर 3 ऑफ द ईयर। हाउ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, कैसे हम लोग फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड इवेंट को डील करेंगे विद द प्रिपरेशन ऑफ द इंटरिम फाइनेंशियल्स। इट मेक द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट स्पॉन्सर इंश्योरेंस फंड दैट आर assessed on the annual basis ड्यूरिंग द क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2। क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के अंदर लार्ज अमाउंट जो थी पेमेंट की
फॉर द कंट्रीब्यूशन वो किया गया है, वाइल ड्यूरिंग द क्वार्टर 3 के अंदर बहुत ही माइनर अमाउंट पेमेंट का कंट्रीब्यूशन किया गया है, वर मेड सिंस द कंट्रीब्यूशन है जो किया गया है वो सर्टेन मैक्सिमम लेवल ऑफ अर्निंग पर एम्प्लॉयज़ के बेसिस पे किया गया है, एंड हैंस हायर इनकम एम्प्लॉयज़ and hence for the higher income employees the maximum income reach before the year ended। इसीलिए तो ऐसा हो रहा है, मतलब पहले क्वार्टर में दूसरे क्वार्टर में ज़्यादा आ रहा है और थर्ड क्वार्टर के अंदर क्या आ रहा है, कम आ रहा है पेमेंट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको क्या बोलना है, यहाँ पर हमको बताना है कि क्या ये जो ट्रीटमेंट की गई है ये सही है, डील करना है हमको इसके साथ। पैरा 28 ऑफ द इंडियाज 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये हमको बताता है कि एंटिटी को अप्लाइड करना पड़ेगा सेम अकाउंटिंग रिकॉग्निशंस एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल जो कि वो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अप्लाइड कर रही है वही एनुअल के अंदर करना पड़ेगा। मतलब एनुअल के अंदर जिस प्रिंसिपल के बेसिस पे जिस मेजरमेंट के बेसिस पे रिकॉग्नाइज किया जाता है उसी के हिसाब से ही इंटरिम के अंदर भी करना पड़ेगा। मतलब सेम ट्रीटमेंट रहेगी दोनों एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एंड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो यहाँ पर फर्दर जो पैरा 32 एंड 33 ऑफ द इंडियाज 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वो हमको बताता है कि जो असेट्स होती है द सेम टेस्ट ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब जो एसेट्स होती है उसकी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के हिसाब से जैसे हम प्रिंसिपल लगाते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन होता है तो उसको वेटेड एवरेज के बेसिस पर लगाना या एसएलएम के बेसिस पर लगाना, वो उसका किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वैसे ही यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर भी वैसे ही अप्लाइड करना है इंटरिम डेट के ऊपर, एंड एट द एंड ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल ईयर कॉस्ट दैट दर नेचर उसके नेचर के हिसाब से वुड नॉट क्लासिफाइड एसेट्स एट द फाइनेंशियल ईयर एंड वुड नॉट क्वालिफाइड एट द इंटरिम डेट आइदर। यहाँ पर क्या बोला गया कि नॉट क्वालिफाइड एज एन एसेट्स एट द फाइनेंशियल ईयर एंड वुड नॉट बी क्वालिफाइड द इंटरिम डेट। मतलब अगर कॉस्ट जो है उसका नेचर ऐसा है कि जो क्वालिफाइड नहीं कर रही है एसेट्स को तो वो फाइनेंशियल ईयर एंड पे भी वो क्वालिफाइड नहीं करेगी। तो अगर वो फाइनेंशियल ईयर एंड पे अगर वो क्वालिफाइड नहीं कर रही है एसेट्स तो इंटरिम डेट के ऊपर भी वो क्वालिफाइड नहीं करेगी एज एन एसेट। सिमिलरली जो लायबिलिटीज़ होती है एट द एंड ऑफ द इंटरिम रिपोर्टिंग पीरियड के ऊपर जो भी लायबिलिटीज़ होती है अगर वो रिप्रेजेंट कर रही है एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन एज एट द डेट जस्ट एज इट मे बी एंडेड एट द एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड पर जो उसका पोजीशन हो रहा है वही उसकी पोजीशन इंटरिम के अंदर भी लगेगी। तो अगर लायबिलिटी की ऑब्लिगेशन आ रही है या एनुअल के ऊपर एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर एनुअल के अंदर आ रही है तो इंटरिम के अंदर भी वैसे ही उसकी ट्रीटमेंट होगी। तो इंटरिम के अंदर भी वो एप्लीकेशन रहेगी एग्जिस्ट करेगी। वैसे ही एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में यहाँ पर था। एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनकम या तो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज दैट क्या है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स इनकम एंड एक्सपेंसेस की related the inflows and the outflows of the assets and the liabilities have already been taken place. If those inflows या तो outflows have been taken place the related revenue या तो expenses are recognized otherwise not। अगर inflows या outflows हो जाता है revenue या expenses का तो जिस डेट पे हुआ या जिस क्वार्टर में हुआ उसी के अंदर उसको recognize कर देना है। द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डज नॉट अलाउ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अलाउ नहीं करता है रिकॉग्नाइज करना है इन आइटम्स को इन द बैलेंस शीट विच डू नॉट मीट द डेफिनेशंस ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज़। कंसिडरिंग द अबाउ गाइडेंस जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसका इंटरिम फाइनेंशियल्स द ट्रांजेक्शन्स एंड द इवेंट्स ऑफ द गिवन केस शुड बी डेल्ट विद एज फॉलोज। कैसे दिया जाएगा हमको जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है टू द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस फंड आर असेस्ड ऑन द एनुअल बेसिस। उसको एनुअल बेसिस पे देखा जाएगा कि एनुअल बेसिस पे इसकी क्या ट्रीटमेंट हुई है वैसी ट्रीटमेंट हमको यहाँ पर भी करनी पड़ेगी इंटरिम के अंदर भी। द एम्प्लॉयर्स रिलेटेड एक्सपेंसेस इज रिकॉग्नाइज्ड यूजिंग द एन एस्टिमेट के बेसिस के ऊपर इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एवरेज एनुअल इफेक्ट करके कंट्रीब्यूशन रेट के हिसाब से इन इट्स इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उसको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जैसा एनुअल में किया गया वैसे इंटरिम के अंदर भी हमको करना पड़ेगा। इवन दो द लार्ज पोर्शन भले ही जो लार्ज पोर्शन ऑफ द पेमेंट है वो किया जा रहा है अर्लियर इन द फाइनेंशियल ईयर लेकिन इसको वर्कआउट करना पड़ेगा एवरेज इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन रेट के हिसाब से। मतलब जैसे हम लोग टैक्स के अंदर एवरेज रेट निकालते हैं वैसे यहाँ पर भी एवरेज रेट निकाल के ही हमको करना पड़ेगा एंड अकाउंट फॉर द सेम अकॉर्डिंगली और उसके हिसाब से करना पड़ेगा इंटरिम फाइनेंशियल के अंदर। सेकंड देखते हैं द एंटिटी
intends to incur the major repairs and the renovation expenses for the office building. एक एंटिटी ने इंटेंड किया है, मतलब सोचा है कि मेजर रिपेयर्स एंड रिनोवेशन एक्सपेंसेस करेगी वो उसके ऑफिस बिल्डिंग के लिए. इस पर्पज़ के लिए वो क्या कर रही है, ढूंढ रही है कोटेशंस फॉर द वेंडर्स के पास से कोटेशन मंगाया जा रहा है. इट ऑल्सो हैज़ टेंटेटिव आइडेंटिफाइड अ वेंडर, और उसने टेंटेटिवली मतलब अभी टेंटेटिवली रखा है, मतलब टेम्पररी आइडेंटिफाई किया है वेंडर्स को. एंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट भी उसने देखी है, दैट इट विल बी इनकर्ड फॉर द वर्क, जो इनकर्ड होगी वर्क के लिए. तो द कॉस्ट ऑफ द प्लान ओवरहोल expenditures that is expected to occur in the later part of the year is not anticipated for the interim reporting purpose. यानी कि जो एक्सपेंसेस लेटर पार्ट ऑफ द ईयर के अंदर होने वाला है उसको अभी से इंटरिम रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर देना है, रिकॉग्नाइज नहीं कर देना है, जब तक इवेंट कॉज नहीं कर जाता एंटिटी को हैव अ लीगल या तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन. जब तक एंटिटी के पास लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं आ जाती, मतलब वो काम कराने का ऑब्लिगेशंस नहीं आ जाती, मतलब लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं होती तब तक एंटिटी के पास, तब तक वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा इसको. द मेरी इंटेंशंस और नेसेसिटी टू इनकर द एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द फ्यूचर इज़ नॉट सफिशिएंट. मतलब कि सिर्फ इंटेंशन जो है या तो नेसेसिटी है कि हम ऐसा एक्सपेंडिचर करेंगे, वो सफिशिएंट नहीं होता है टू गिव राइज टू एन ऑब्लिगेशन. वो कोई ऑब्लिगेशंस नहीं दर्शाता है. सिर्फ मेरी इंटेंशन या नेसेसिटी जो होती है कि हम ऐसा एक्सपेंडिचर करेंगे फ्यूचर के अंदर, वो सफिशिएंट नहीं होता है, वो राइज नहीं करता है ऑब्लिगेशंस को. तो इसलिए यहाँ पर इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे अभी इंटरिम के अंदर. द कंपनी हैज़ अ प्रैक्टिस ऑफ डिक्लेयरिंग द बोनस 10% ऑफ इट्स एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट. कंपनी जो है वो प्रैक्टिस के अंदर डिक्लेयर करती है, मतलब कंपनी जो है वो बोनस देती है 10% का एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हर साल. और ये हिस्ट्री है ऑफ डूइंग, मतलब कंपनी बहुत सालों से ये करती आ रही है. अ बोनस इज़ एंटिसिपेटेड फॉर द इंटरिम रिपोर्टिंग पर्पस. अगर बोनस को एंटिसिपेट किया जाएगा इंटरिम रिपोर्टिंग पर्पस के अंदर, मतलब उसको बताया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, अगर जो बोनस है वो लीगल ऑब्लिगेशंस हो जाता है या तो वो पास्ट प्रैक्टिसेस है, वुड मेक द बोनस अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस, मतलब इससे ऑब्लिगेशन कंस्ट्रक्टिव हो जाता है, मतलब होने वाला ही ऐसा कंफर्म हो जाता है. फॉर विच द एंटिटी हैज़ नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव, और एंटिटी के पास उसका कोई अलग से रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि बोनस की जगह पे कुछ और दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब वो होने ही वाला है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस ही है, कोई उसका रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव नहीं है. बट टू मेक द पेमेंट करना ही पड़ेगा उसको, वैसा है. एंड रिलायबल एस्टिमेट्स ऑफ द ऑब्लिगेशंस कैन बी मेड, और रिलायबल एस्टिमेट भी हम लोग कर पाएंगे अगर ऑब्लिगेशंस का एज पर द इंड AS 19 एम्प्लॉयज़ बेनिफिट प्रोवाइड्स द गाइडेंस इन रिगार्ड्स. मतलब अगर हम लोग उसको रिलायबली एस्टिमेट कर पाएंगे इस ऑब्लिगेशंस को कि कितना हम लोग बोनस देने वाले हैं एज पर द इंड AS 19 के हिसाब से, तो लायबिलिटीज़ फॉर द बोनस में अराइजेस, तो लायबिलिटीज़ हमारी अराइज हो जाएगी बोनस की आउट ऑफ द लीगल एग्रीमेंट के हिसाब से या तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन के हिसाब से. बिकॉज क्योंकि इट हैज़ नो अल्टरनेटिव, क्योंकि इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, हमको पे करना ही पड़ेगा बोनस को. एंड अकॉर्डिंगली नीड टू अक्रूड इन इट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये अक्रूड भी किया जाएगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर. नीड्स टू अक्रूड मतलब ये अक्रूड होने ही वाला है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, इसलिए ये इंटरिम के अंदर भी आएगा ही आएगा. बोनस लायबिलिटीज इज अकर्ड इन द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन द सेम बेसिस एज दे आर अक्रूड फॉर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ट्रीटमेंट करने वाले हैं, वैसे ही यहाँ पर इंटरिम के अंदर भी हम लोग इसकी ट्रीटमेंट करेंगे. इन द इंस्टेंट केसेस बोनस लायबिलिटीज ऑफ 10% ऑफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड फॉर द ईयर टू डेट में बी अक्रूड. यहाँ पर जो बोनस लायबिलिटीज़ होगी 10% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, वो ईयर टू डेट की देखी जाएगी. ईयर टू डेट के अंदर अक्रू हो रहेगी, इतनी बोनस की हमको यहाँ पर नाक देंगे. इंटरिम के अंदर भी ईयर टू डेट के हिसाब से यहाँ पर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे इसकी. इन द गिवन केस सिंस द कंपनी हैज़ द पास्ट रिकॉर्ड, गिवन केस के अंदर कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड है कि कंपनी डिक्लेयर करती है एनुअल बोनस हर साल, तो द सेम मे बी अक्रूड, तो ये अक्रूड होगी यूजिंग द रीजनेबल एस्टिमेट रीजनेबल करके हम लोग यहाँ पर इसको अक्रूड कर देंगे. क्या अप्लाई करेंगे हम इसके अंदर, प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे इंड AS 19 का एम्प्लॉयज़ बेनिफिट का, जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसका इंटरिम रिजल्ट्स.